Okay, yesterday, what was the expression for taking out center of mass of system of particles? क्या था? Suppose x-axis पर ये सारे particles, we need not worry about y and z because y center of mass और z center of mass zero होता, one dimensional है. तो क्या था formula? Sigma mi sigma mi xi by sigma mi. क्या आया ये? X center of mass आया. So this formula is valid if we have system of particles. Point masses है तो कर सकते हैं. अगर point masses नहीं है, rigid body है. rigid body मतलब continuous है body. ठीक है. तो formula क्या हो जाता? Instead of summation क्या आता? ये जो summation है ना, summation के बदले क्या आता? इंटीग्रल आता. ठीक है. और मास जो है ना, एक छोटा मास लेना बॉडी का, एक स्मॉल पार्ट, लेट अस कॉल इट डीएम. एंड वो डीएम कितनी दूर पे है? एक्स पे है. तो एक्स आता है यहाँ पे डिवाइडेड बाय सिग्मा, सॉरी, इंटीग्रल ऑफ डीएम. अब सपोज देखो, दिस इज ए डिस्टेंस एक्स और डीएक्स क्या है? ये है. इतना पार्ट क्या है आपका? dx है. तो dm कहाँ रहता पता? ये रहता dm. So this part is dm. This part is what? dm. Correct? तो at the distance x एक छोटा इंक्रीमेंट इन x लेते, उसका मास जो है ना dm लेते, उसका मास क्या लेते? dm लेते. ठीक है. तो फॉर्मूला क्या हो जाता? dm मास हो गया उस छोटे सेगमेंट का, डिस्टेंस x पे है, तो इंस्टेड ऑफ xi x आता, इंस्टेड ऑफ mi dm आता, इंस्टेड ऑफ दैट समेशन इंटीग्रल आता. ठीक है. डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ dm, क्योंकि mi है नीचे खाली. ठीक है. क्लियर? नाउ अगर रॉड यूनिफॉर्म डेंसिटी का है, अगर रॉड का लेंथ क्या है? l है. रॉड का लेंथ क्या है? मास m एंड लेंथ l का रॉड है. तो यू नीड नॉट डू दिस इंटीग्रेशन. कॉमन सेंस से बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास विल बी एट x इक्वल टू l/2. x इक्वल टू l/2 पे रहता, राइट? अगर होना है तो करके भी देखो, वही आता. तो xcm क्या है यहाँ पे? तो xcm क्या आता पर यूनिफॉर्म रॉड? क्या आता बोलो? इंटीग्रल ऑफ 0 टू l, क्योंकि द रॉड इज बिटवीन 0 एंड l. x के बदले x ही आता, dm के बदले क्या आता? वो छोटे पार्ट का मास लेना ना, तो टोटल मास बाय टोटल लेंथ क्या आता? मास पर यूनिट लेंथ आता इनटू dx आता, डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ 0 टू l m by l dx. डू यू अग्री? तो ये क्या आता देखो, xcm इक्वल्स टू m by l कैंसिल हो जाता, क्योंकि वो कांस्टेंट है, बाहर निकलता इंटीग्रल के, एंड दैट कैंसिल्स, राइट? सो आई एम कैंसिलिंग दिस m by l. सो व्हाट रिमेन्स इन द न्यूमरेटर? x dx 0 to l. In denominator dx 0 to l. So what does this become in the next step? So this becomes xcm equals to इंटीग्रल ऑफ x क्या है? x square by 2, एंड इंटीग्रल ऑफ 1 क्या है? x है. तो लिमिट्स डाल देंगे इसका 0 to l. Now just put upper limit and subtract lower limit from that. तो xcm क्या था? ओके, एनीवे एक और स्टेप आया, x by 2 0 to l which is equal to l by 2. So this is your answer. Your center of mass is at l by 2. That is for uniform rod. Suppose rod is not uniform. एक एग्जाम्पल लेंगे. Suppose rod uniform नहीं है, मतलब डेंसिटी वेरी हो रही, डेंसिटी इज वेरिंग. So let the डेंसिटी का सिंबल क्या है जनरली? नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम डेंसिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट लीनियर मास डेंसिटी.
लीनियर मास डेंसिटी को कैसा रिप्रेजेंट करते? चलो लैम्बडा 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 से करते। सपोज अरे रॉड, देखो अरे रॉड whose lambda is given as lambda equals to कुछ भी एक नंबर बोलो, मतलब कांस्टेंट नहीं, जैसा वेरिंग रहना मैथ 2x plus 5 कुछ भी, okay, 2x plus 5. Now if you look at this density at x equal to 0 density कितनी रहती? 5. At x is equal to 10 density क्या रहती? 25. That means on the left side rod is lighter, on the right side rod is heavier. समझ गए? तो मास क्या आता बोलो? ठीक है, फॉर्मूला क्या है? xcm equals to sigma xdm by sigma dm. Length of rod is, okay, rod lies between, यहाँ पे लिखेंगे rod lies between x equal to 0 and x equals to 10. पूरे SI यूनिट्स में है, नॉट राइटिंग यूनिट्स. क्लियर? तो लिमिट्स क्या डालते हैं यहाँ पे? 0 to 10, 0 to 10. नाउ dm की जगह क्या लिखते हैं? dm की जगह क्या लिखते हैं? तो dm equals to lambda into dx. Why? dm is the mass of small element dx. तो dx का मास क्या होता? लैम्बडा इंटू dx का मास क्या होता? लैम्बडा इंटू dx होता. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाता बोलो? xcm equals to integral of x 2x plus 5 dx by integral of 2x plus 5 dx 0 to 10 0 to 10. तो क्या है आंसर? अच्छा, ऊपर क्या आता बोलो? इंटीग्रल ऑफ, विल राइट वन मोर स्टेप, 2x square plus 5x dx divided by 2x plus 5 dx again 0 to 10. अब ये क्या आता? इंटीग्रेट करना पड़ता. हाउ टू इंटीग्रेट बोलो? 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाता इंटीग्रल के. x स्क्वायर का x क्यूब बाय 3 प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 बाहर आ जाता इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 5x. तो यू गॉट दिस. एंड लिमिट्स क्या है? 0 to 10. अच्छा, आंसर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 5 से ज्यादा या 5 से कम? 5 से ज्यादा, क्योंकि हैवी किधर है? राइट साइड है ना, तो 5 के थोड़ा राइट में रहता सेंटर ऑफ मास, तो समथिंग ग्रेटर देन 5 आना. अगर लेस देन 5 आया तो कुछ रॉन्ग करे बोले था. ठीक है, अब बोलो, लेट अस पुट द लिमिट्स. तो 2/3 इंटू 1000 प्लस 5/2 200 डिवाइडेड बाय 2 2 कैंसिल हो गया, 100 प्लस 50 50. क्लियर? तो आप 50 से डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, जो भी है. तो एक्सीएम क्या आता बोलो? टेल मी. तो आई थिंक 1 0 विल कैंसिल. ऊपर 200/3 बचा प्लस 50/2 बचा. 200/3 प्लस 50/2 कितना आता? कैलकुलेट करके बोलो आंसर क्या है. करो करो, जल्दी करो, करो जी. देखे तो नहीं आता, करना पड़ता. समझ गए? बचपन से क्रिकेट देखते, आता खेलने? नहीं आता ना, खेले तो जाता. क्या बचपन से मैजिक शो देख रहे? आता मैजिक शो? मैजिक करने आता? नहीं आता, करे तो यार. करो जल्दी जल्दी करना. ठीक है, 200/6.1 आता पूरा.
6.1 यूनिट्स। तो ये है आंसर। अब मैं यूनिट्स मीटर केजी कुछ भी नहीं दिया, इसलिए यूनिट्स लिख रहा हूँ, ठीक है? क्लियर? सो दिस इज हाउ यू फाइंड व्हाट सेंटर ऑफ मास। यही सेम प्रिंसिपल यूज करके जो है ना हम लोग हाफ रिंग का भी फाइंड करते हैं, हाफ डिस्क का भी फाइंड करते हैं, हॉलो हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर, सॉलिड कोन, हॉलो कोन, सबका जो है ना यही मेथड से फाइंड करते हैं। बट अभी नहीं कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं, खाली याद रख रहे हैं, याद रख के जो है ना प्रॉब्लम्स में अप्लाई कर रहे हैं दोज वैल्यूज, ठीक है? बट वी कैन डू इन द सिमिलर फैशन। तो थोड़ा जो है ना ये करके करते हैं, ठीक है? नाउ लेट अस गो टू नेक्स्ट यूनिट, रोटेशन। तो रोटेशन क्या है? रोटेशन में क्या सीखते हैं हम लोग? So let me just write down. So first thing you need to know is if you have a mass, some rigid body. Suppose आपके पास कोई rigid body है, एक rigid body है. If you apply net force on this rigid body, इस पे अगर आप net force apply करें, such that the net force passes through center of mass, such that the net force passes through center of mass. Suppose ये force apply कर रहे हैं, so this net force is passing through center of mass. Center of mass of rigid body of mass m, ठीक है? तो क्या होता है ये बॉडी को, क्या होता है? इनिशियली रेस्ट पे, इनिशियली एट रेस्ट, what will happen to this body? Just think about it. Where you are applying force, force is passing through center of mass. तो क्या होता है ये बॉडी को? What will happen to this body? It will not rotate अम्मा। सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा फोर्स, जब सेंटर ऑफ मास से फोर्स पास हो रहा है, इट नेवर रोटेट्स, इट विल ट्रांसलेट। क्या करता? इट अंडरगोस फ्यूल ट्रांसलेशन, समझ गए? इट अंडरगोस फ्यूल ट्रांसलेशन। फ्यूल ट्रांसलेशन बोले तो क्या? विदाउट रोटेटिंग एक्सेलरेट करता है। फ्यूल ट्रांसलेशन की मीनिंग क्या है? एवरी पार्टिकल विल हैव इक्वल डिस्प्लेसमेंट, every particle will have equal velocity and every particle will have equal acceleration। समझ में आई बात? देखो मैं बताता हूँ। यस सर। तो देखो इस पे फोर्स अप्लाई करें ना तो क्या होता है? ऐसे ही जाता, ऐसे ही जाता है। नथिंग विल हैपन, इट विल नॉट रोटेट। एवरी पार्टिकल विल हैव इक्वल डिस्प्लेसमेंट। ये पार्टिकल का भी उतना ही रहता, समझ में आया? ये पार्टिकल का भी उतना ही रहता, ये पार्टिकल का भाई क्या भी उतना ही रहता। क्या? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब इक्वल रहते, समझ गए? इन प्योर ट्रांसलेशन every particle of the rigid body has equal displacement, velocity and acceleration। तो ये ट्रांसलेशन का डेफिनेशन है, प्योर ट्रांसलेशन का डेफिनेशन है ये, समझ गए? अच्छा, सपोज I apply a force that doesn't pass through center of mass. If I apply a force that doesn't pass through center of mass, क्या होता? अच्छा, इसमें एक्सेलरेशन क्या आता? लास्ट केस में एक्सेलरेशन क्या आता? एक्सेलरेशन इक्वल्स टू F by m। ये एक्सेलरेशन किसका रहता है? एवरी पार्टिकल का एक्सेलरेशन यही रहता, सेंटर ऑफ मास का भी, और एवरी पार्टिकल का एक्सेलरेशन उतना ही रहता। यहाँ पे अब यहाँ पे क्या होता बोलो? यहाँ पे क्या करे? फोर्स इज नॉट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास।
what will happen? It will undergo translation Rotation. plus rotation. Translation plus rotation. It will undergo translation and rotation. ठीक है. This time A equals to F by M, only true for, बोलो, सेंटर ऑफ मास. सिर्फ सेंटर ऑफ मास ही कितने से जाता? F by M से जाता. इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास स्ट्रेट लाइन पे रहता. क्यों? फोर्स भी स्ट्रेट लाइन पे है. फोर्स का डायरेक्शन जो है एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी वही रहता. कितना रहता एक्सेलरेशन? F by M. ठीक है. रेस्ट ऑफ द पार्टिकल्स विच आर अदर देन सेंटर ऑफ मास विल अंडरगो कॉम्प्लिकेटेड मोशन. समझ गए? रोटेशन भी हो रहा, ट्रांसलेशन भी हो रहा, तो थोड़ा क्या होता, उसका पाथ जो है ना कॉम्प्लिकेटेड रहता. ठीक है, बिकॉज इट इज बोथ डूइंग रोटेशन एंड ट्रांसलेशन, एंड यू नो राइटिंग द इक्वेशंस फॉर दैट इज लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स. थोड़ा पूरा कंबाइन करके लिखना पड़ता. हम लोग थोड़े देखेंगे व्हील्स वगैरह के, देखेंगे कैसा लिख सकते हैं इक्वेशन, मगर इधर क्या होता, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता. तो ये हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन. इफ आई वांट प्योर रोटेशन क्या करना? अच्छा, यहाँ पे देयर इज नेट फोर्स एज वेल एज नेट टॉर्क. समझ गए? यहाँ पे क्या था? फर्स्ट केस में क्या था? देयर इज नेट फोर्स, नेट नॉन जीरो फोर्स, बट नेट टॉर्क इज जीरो. यहाँ पे क्या है? बोथ नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क आर नॉन जीरो. समझ में आया? ओके, नेक्स्ट. सपोज आई वांट दिस टू अंडरगो व्हाट? ओनली रोटेशन. प्योर रोटेशन करने का है अपने को, तो क्या करना पड़ता? उसपे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगाना, मगर वो फोर्सेस जो है ना सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस रहना. फोर्सेस क्या रहना? सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस रहना. तो यहाँ पे इधर फोर्स F लग रहा, इधर भी फोर्स F लग रहा. ठीक है, दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस. अगर एक साथ है तो लीनियर है दो फोर्सेस, तो नेट टॉर्क नहीं लगता. तो सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस है. तो यहाँ पे बोलो नेट फोर्स क्या है? नेट फोर्स इज जीरो, बट नेट टॉर्क इज नॉन जीरो. नेट टॉर्क नॉन जीरो है. दैट्स व्हाई इट अंडरगोस प्योर रोटेशन. That's why it undergoes pure rotation. ये पूरे एक्सपेरिमेंट्स कहाँ पे हो रहे हैं? स्पेस में हो रहे हैं. कहाँ पे हो रहे हैं? स्पेस में. अगर स्पेस में नहीं हो रहे तो फिर ग्रेविटी भी कंसिडर करना पड़ता. तो ऑब्वियसली ये पूरे किस में हो रहे? स्पेस में हो. समझ में आया? तो ये तीन चीज़ें क्लियर रहना आपको पहले, रोटेशन स्टार्ट करने से पहले. इस थ्री थिंग्स शुड बी क्लियर. कब प्योर ट्रांसलेशन आता, कब प्योर रोटेशन आता, और कब जो है ना कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन एंड ट्रांसलेशन आता. समझ गए? अच्छा, always alpha equals to tau by I. I क्या है यहाँ पे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है. क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है. ठीक है. नाउ आई विल आस्क यू वन थिंग. मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ में आने के लिए एक छोटी चीज मालूम रहना आप लोगों को. सपोज आपके पास एक ऐसा कुछ वो है, एक बॉडी है. ठीक है, सपोज यू हैव ए बॉडी लाइक दिस.
तो दिस रिप्रेजेंट्स ए हैमर, समझो दिस रिप्रेजेंट्स ए हैमर। तो उसका आयरन हेड है, वुडन जो है ना उसका हैंडल है। नाउ इन ट्रांसलेशन इट इज वेरी क्लियर दैट मोर मास लेस द एक्सेलरेशन, लेस मास मोर द एक्सेलरेशन फॉर ए गिवन फोर्स। आप कुछ फोर्स लगाए ट्रांसलेशन में, देखो मैं बताता हूँ ट्रांसलेशन में। In translation, A equals to F by M. Now this parameter will tell you how fast the things are changing. ठीक है, तो for a given force, higher the mass, lesser the acceleration, lower the mass or lesser the mass, higher the acceleration. इसका मतलब देखो, inertia, inertia बोले तो reluctance to change, any change. Inertia in translatory motion depends on the mass of the body. More the mass, more the inertia, less the mass, less the inertia. Clear है? समझ गए? एक फोर्स जो है ना एक छोटे ऑब्जेक्ट पे लगा रहे तो एक्सेलरेशन ज्यादा आता, हैवी ऑब्जेक्ट पे लगा तो एक्सेलरेशन कम आता। तो वहां पे क्लियर है, बट रोटेशन का उतना सिंपल नहीं है। रोटेशन में सपोज यू वांट टू कॉज एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन देना है आपको। क्या देना है? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो क्या अप्लाई करते हैं आप? यू अप्लाई टॉर्क। ठीक है, अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन इज एनालॉगस टू एक्सेलरेशन इन ट्रांसलेटरी मोशन। इन रोटेटरी मोशन एंगुलर एक्सेलरेशन एनालॉगस है किसका? ट्रांसलेटरी मोशन में एक्सेलरेशन का। और टॉर्क फोर्स का एनालॉगस है। टॉर्क क्या है? फोर्स का एनालॉगस। ठीक है, टॉर्क क्या है? फोर्स का एनालॉगस। नाउ यहाँ पे टॉर्क कांस्टेंट है, क्या बोलते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करता? देखो टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। ये फॉर्मूला कहां से आया? एफ इक्वल टू एम ए का जो है ना एनालॉगस पैरामीटर्स लिखे रोटेटरी मोशन में। एफ की जगह क्या लिखे? टॉर्क लिखे। एम की जगह क्या लिखे? आई लिखे। ए की जगह क्या लिखे? अल्फा लिखे। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज दिस आई? ये आई क्या है? नाउ आई टर्न्स आउट टू बी, आई क्या है? सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर पर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो देखो इस पे क्या क्या क्या, क्या प्रूव हो रहा? मास जितना, आर क्या है? आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। आर क्या है? आर इज द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझ में आया? अच्छा, सपोज आई हैव टू एक्सिस फॉर द हैमर। एक एक्सिस यहाँ पे है और एक एक्सिस यहाँ पे है। दिस इज एक्सिस 1, दिस इज एक्सिस 2। अब मेरे को ये बोलो, मतलब एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, अबाउट विच एक्सिस इट इज इजियर टू रोटेट द हैमर? अबाउट एक्सिस 1 और एक्सिस 2? एक्सिस 2। देखो हैमर का टेल पकड़ के इजीली फिरा सकते, हेड पकड़ के इजीली फिरा सकते। हेड पकड़ के फिरा सकते, राइट? टेल पकड़ के फिराना मुश्किल होता। क्यों? क्योंकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो जाता। किससे? एक्सिस 1 से। क्यों? पूरा मास दूर है, ठीक है, और एक्सिस 2 से मास पूरा करीब है। तो हेड पकड़ के फिराना इजी होता, टेल पकड़ के फिराना डिफिकल्ट होता। तो एक सेंस तो आ रहा के फार्दर द मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन मोर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो जैसा ट्रांसलेटरी मोशन में इनर्शिया किससे डिफाइन करते हैं? मास से। रोटेटरी मोशन में इनर्शिया किससे डिफाइन करते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नाम में खुद है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टर्न्स आउट टू बी सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया टर्न्स आउट टू बी सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर। कैसा है ये? सिंपल डेरिवेशन है, कुछ भी नहीं। एक पार्टिकल को देखते जो सर्कल पे जा रहा,
एक पार्टिकल को देखते जो सर्कल पे जा रहा, सर्कल पे एक पार्टिकल जा रहा जिसका मास क्या है, m है, जिसका मास क्या है, m, उसकी वेलोसिटी क्या है, v है, और उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो ऐसा लिखते हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, और इसका रेडियस क्या है, r है, इसका रेडियस क्या है, r। अभी सपोज काइनेटिक एनर्जी लिखा मैं, इसमें ट्रांसलेटरी मोशन में काइनेटिक एनर्जी क्या थी, काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेटरी मोशन क्या थी, हाफ m v स्क्वायर, तो ये अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेटरी पैरामीटर्स डाले तो हाफ m v स्क्वायर आई। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू रोटेटरी मोशन क्या लिखना चाहिए, एनालॉगस टर्म्स लिखना, हाफ आई into omega square. तो ये रोटेटरी पैरामीटर्स में लिखे, बट काइनेटिक एनर्जी कैसा भी देखो सेम रहना पार्टिकल का, तो क्या क्या लिखते हैं आप, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो बट वी नो ओमेगा इज वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, सर्कुलर मोशन में देखे थे तो क्या था बोलो, हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, मोस्टली कैंसिल हो जाता, हाफ हाफ कैंसिल हो जाता, और क्या कैंसिल होता, ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाता, तो आपको आ गया लास्ट में क्या, क्या आ गया, आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। वो किसका है, एक पार्टिकल का है, क्योंकि एक ही पार्टिकल फिर रहा था। नाउ कैन यू टेल मी, इज आई ए स्केलर और वेक्टर, इट इज ए स्केलर Scalar. क्वांटिटी, बिकॉज इट इज जस्ट लाइक मास, मास स्केलर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी स्केलर होता, और स्केलर को कैसा ऐड करते, खाली नंबर्स को जैसा ऐड करते वैसा ऐड करते, तो इंस्टेड ऑफ वन पार्टिकल आपके पास n पार्टिकल्स है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है, व्हाट एन एक्सिस, सिग्मा, समझ गए। अब बहुत सारे चीजें बोल दिया मैं, बट ओवरऑल उसका कंक्लूजन ये है कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का क्या था, सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर आता, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, समझ गए, क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, यह तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए है, अगर आपके पास एक रिजिड बॉडी है तो क्या हो जाता है ये फॉर्मूला, तो फॉर रिजिड बॉडी आई इक्वल्स टू समेशन के बदले क्या आता, इंटीग्रल, और m के बदले dm आता, और ये क्या आता, r स्क्वायर आता, और ये लिमिट्स जो है वो लिख सकते हैं, लिमिट्स आई एम नॉट राइटिंग बिकॉज अलग अलग सिचुएशन में लिमिट्स अलग अलग रहते हैं। अब ये फॉर्मूला यूज करके, ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग वेरियस बॉडीज के मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया मालूम कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग बॉडीज के मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले लेट मी आस्क यू, आप लोगों को याद रहना पड़ता, तो एक के बाद एक बोलते जाओ। ये रॉड है, रॉड का अबाउट दिस एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहता, ml square by 12. ml स्क्वायर बाय 12, इसका क्या रहता, ml स्क्वायर बाय 12, where m is the mass of the rod and l is the length of the rod। अब मैं वो नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग देख के हैं ऑलरेडी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके ठीक है, व्हाट अबाउट दिस, 0. इसका क्या रहता, इसका i इक्वल्स टू ml स्क्वायर बाय 12, इसका क्या आता, i इक्वल्स टू 0। 0 क्यों बोले माँ, बोलो, अच्छा यहाँ पे लिख देंगे मास m एंड लेंथ n, हाँ, डिस्टेंस हर पार्टिकल का एक्सिस से 0 है क्योंकि रॉड है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता, 0 आता। नेक्स्ट,
ML square. नो, इसके लिए क्या देना पड़ता? Distance. डिस्टेंस देना पड़ता है। ये डिस्टेंस ए है सपोज, MA square. I इक्वल्स टू एम ए स्क्वायर आता है। यहाँ पे क्या आता? क्यों आया एम ए स्क्वायर बोलो? हर पार्टिकल डिस्टेंस ए पे है तो डीएम ए स्क्वायर आता, ए स्क्वायर इंटीग्रल के बाहर निकल जाता, तो इंटीग्रल ऑफ डीएम इज टोटल मास। समझ गए? तो इसका क्या आता? एम ए स्क्वायर आता। एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग दिस? अच्छा, रिंग का क्या आता बोलो? तो ये रिंग है, रिंग है, एक मिनट, ओके, ये रिंग है अबाउट दिस एक्सिस, रिंग है। अच्छा, यहाँ पे रॉड बोल के लिख देंगे। ये क्या है? रिंग है। वी नीड अबाउट दिस एक्सिस। इसका मास क्या है? MR square. एम है, और रेडियस क्या है? आर है। तो इसका क्या आता? एम आर MR स्क्वायर, square. आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर आता। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, और क्या है? डिस्क है, डिस्क का क्या आता? एम आर स्क्वायर बाई टू। MR डेरिवेशन square थोड़ा, by 2. हाँ, डेरिवेशन क्या है? बड़े हैं आप लोगों को। अबाउट दिस एक्सिस आई इक्वल्स टू क्या आता? तो ये क्या है? डिस्क है, मास एम एंड रेडियस आर। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, अगर रिंग को कट कर दिया, रिंग का एक छोटा पार्ट रखे, फुल रिंग नहीं है, रिंग का एक छोटा सेक्टर है, समझ गए? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहता? सपोज 1/4 ऑफ द रिंग है, बस इतना ही है रिंग, इतना ही है रिंग, ओनली इतना ही है। इसका मास भी एम है, एम आर स्क्वायर ही आता। MR square. एम आर स्क्वायर, सी क्वेश्चन दो टाइप से पूछ सकता। एक एक रिंग का पार्ट दे दिया और वो पर्टिकुलर एक्सिस से और passing through the center of circle on which ring the piece of ring is lying, हाँ, अगर उसका मास m है, रेडियस r है, तो एम आर स्क्वायर बोलना। मगर अगर क्वेश्चन में ओरिजिनल रिंग का मास m था, उसका 60 डिग्री कट कर दिए सपोज, जब जो है ना मास भी कम हो जाता ना, मास कितना हो जाता? m/6 हो जाता, तो m/6 r स्क्वायर बोलना। समझ में आया? सेम थिंग फॉर द सेक्टर ऑफ डिस्क, अगर उसका मास m रहे तो एम आर स्क्वायर बाई 2 ही रहता। अगर ये बोला कि ओरिजिनल डिस्क का मास m था, उसका 60 डिग्री कट कर दिए सेक्टर, तो एम आर स्क्वायर बाई 12 हो जाता है। तो डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन के क्या दिया, तो पार्ट का मास m दे रहा या ओरिजिनल रिंग का m था उसमें से कट कर रहे। ठीक है, क्लियर? अच्छा, ओके। तो और किसका है? स्पीयर का। स्पीयर, स्पीयर का क्या है? कौन सा स्पीयर? कौन सा स्पीयर? बोलो। दो टाइप के रहते हैं स्पीयर, एक हॉलो स्पीयर रहता है, सॉलिड स्पीयर रहता है। इसको हॉलो स्पीयर लेंगे पहले। मास एम एंड रेडियस आर। अच्छा, हॉलो स्पीयर का ज्यादा रहता मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉलिड स्पीयर का ज्यादा रहता? Hollow. हॉलो का ज्यादा रहता। रीजन क्या है? हॉलो में मास जो है ना फार्दर रहता सेंटर से, सॉलिड में क्या है पूरा सेंटर तक डिस्ट्रीब्यूट होके रहता, तो हॉलो का ज्यादा रहता। तो हमेशा याद रखो हॉलो का ज्यादा रहता। और हॉलो का क्या है? 2/3 MR square. 2/3 एम आर स्क्वायर। और सॉलिड का क्या रहता? 2/5 MR square. इसके सबके डेरिवेशंस रहते हैं, बट अभी हम लोगों को नहीं करने का है। ठीक है, ये क्या है? सॉलिड है, सॉलिड स्फीयर। ठीक है, नाउ देयर आर टू थ्योरम्स इन रोटेशन, वन इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड वन इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या बोलते हैं?
I equals to ICM plus mr square. M A square. A is the distance between two parallel axes. समझ में आया? तो कोई भी बॉडी है, ये कोई भी बॉडी है, तो दो एक्सिस है, एक एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास और एक एक्सिस दैट इज पैरेलल टू दैट एक्सिस बट डजंट पास थ्रू सेंटर ऑफ मास. तो इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM है. दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है? A. दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है? A. तो ये है रिलेशनशिप दोनों के बीच में. I इज इक्वल टू ICM प्लस M A स्क्वायर. M क्या है? इसका मास है. M इसका मास है. ठीक है. नाउ कंडीशन क्या है? वन एक्सिस मस्ट पास थ्रू सेंटर ऑफ मास. फर्स्ट कंडीशन. सेकंड कंडीशन इज बोथ एक्सिस मस्ट बी पैरेलल एंड दैट पैरेलल जो एक्सिस है उनके बीच में का डिस्टेंस A है. And this is applicable for all bodies. Parallel axis theorem is applicable for all bodies. बोले तो 3D, 2D, obviously 3D को वैलिड रहता, 2D को भी वैलिड रहता, क्योंकि 2D is a सब कैटेगरी ऑफ 3D, 1D is a सब कैटेगरी ऑफ 3D. तो 3D के लिए वैलिड है. इसका मतलब ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम आप स्फीयर को लगा सकते हैं, इसको भी लगा सकते, डिस्क को लगा सकते, रिंग को लगा सकते, रॉड को लगा सकते, सबको लगा सकते. पैरेलल एक्सिस थ्योरम. नेक्स्ट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. This is applicable only for टू डायमेंशनल बॉडीज. इसके लिए टू डायमेंशनल बॉडीज के लिए एप्लीकेबल है. एग्जांपल बोलो. डिस्क के लिए एप्लीकेबल है, और रिंग के लिए एप्लीकेबल है, और रॉड के लिए एप्लीकेबल है. शीट. और स्क्वायर लामिना के लिए, रेक्टेंगुलर लामिना के लिए, इन सब के लिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एप्लीकेबल है. तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलता? मैं एक एग्जांपल डिस्क का लेके बताता हूँ. डिस्क का लेके बताता हूँ. सपोज ये डिस्क है, और डिस्क जो है ना टू डायमेंशनल बॉडी है. इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? एक डायमेंशन में इसका मास एग्जिस्ट नहीं करता. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्स वाई जेड, एक्स वाई प्लेन में है डिस्क, जेड एक्सिस में इसका कोई मास नहीं रहता. समझ गए? तो पूरा जो है ना जेड इज इक्वल टू 0 में रहता मास इसका. ठीक है. तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलता? आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल्स टू आई जेड. इट इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे क्या लिखे? जो प्लेन के अंदर लाई करता उनको ऐड करना इक्वल टू अबाउट एन एक्सिस दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन. आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता. क्लियर? तो ये है आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. इसके प्रूफ्स नहीं कर रहा हूँ, बड़े टाइम लगता, याद रखना आप. ठीक है. तो यूजिंग दिस थ्योरम्स आप लोग जो है ना डिफरेंट एक्सिस से आप फाइंड कर सकते मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया क्या है. तो रॉड का क्या होता देखेंगे. ये रॉड है, रॉड का अबाउट दिस एक्सिस क्या होता? ml square by 3. ml स्क्वायर बाई 3. कैसा आया? पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आया. I इक्वल्स टू ml स्क्वायर बाई 12 प्लस m इंटू l बाई 2 होल स्क्वायर. क्यों? l बाई 2 इज द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड दिस एक्सिस. तो क्या आता है ये? ml स्क्वायर बाई 3 आता, क्योंकि 1/12 प्लस 1/4 इज 1/3. करके देखो. ठीक है. क्लियर? ओके. तो स्फीयर के भी आप टैंजेंट से फाइंड कर सकते हैं. स्फीयर का टैंजेंट से क्या रहता?
कौन सा स्फीयर? हॉलो स्फीयर। तो हॉलो स्फीयर थ्रू इट्स tangent I equals to 2/3 mr² प्लस mr² होता mr है। square तो कितना होता? 5 by 5/3 3 mr square. 5/3 mr²। सॉलिड का क्या था? 7 by 5 mr square. 7/5 mr²। अच्छा, रिंग का? नहीं नहीं, एक मिनट। रिंग थ्रू इट्स डायमीटर। तो रिंग थ्रू इज mr square डायमीटर by 2. mr²/2 कैसा आया? दो डायमीटर ड्रॉ कर लो और परपेंडिकुलर थ्योरम एक्सिस ड्रॉ करो, आपको आ जाता। क्या आता? mr²/2। 2 अच्छा, थ्रू टैंजेंट क्या था? रिंग थ्रू इट्स टैंजेंट, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना। किससे? 2 डायमीटर। mr square. नो नो, ये डायमीटर से लगाना ना पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्योंकि डायमीटर से पैरेलल है ये। तो mr²/2 प्लस mr², 3/2 mr²। अच्छा, रिंग थ्रू an axis passing through to an axis passing through its periphery and perpendicular to the plane। to the plane कौन सा? जिसमें रिंग है। तो क्या आता? 2 mr square mr²। ठीक है, समझ में आया? तो ऐसा जो है ना, आप किसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। कोई भी रैंडम शेप दिया तो आप उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, एक और बात, अगर रिंग का mr² है तो अगर उसको एक्सटेंड कर दिए लाइक ए हॉलो सिलेंडर तो उसका भी mr² ही रहता। समझ गए? रिंग का अगर mr² है तो हॉलो सिलेंडर का भी क्या रहता? mr² ही रहता। तो ये हॉलो सिलेंडर है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ खाली। mr², ठीक है, थ्रू इट्स एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस समझो, उसकी प्रिंसिपल एक्सिस से क्या है? mr² है। सॉलिड सिलेंडर का क्या रहता? mr square by 2. क्यों? इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ Disk. डिस्क। ओके, सॉलिड सिलेंडर का भी यही है। ठीक है। अच्छा, अगर रॉड का ml² है तो रेक्टेंगुलर लैमिना का भी क्या रहता? तो लेट मी ड्रॉ। ओके, एक रेक्टेंगुलर लैमिना ले लेंगे। ये रेक्टेंगुलर लैमिना है। सपोज इसका लेंथ L है, इसका लेंथ क्या है? L, और इसका ब्रेथ जो है ना B है सपोज। ठीक है, लेंथ L है, ब्रेथ B है। थ्रू दिस एक्सिस क्या रहता? mb square by 12. M, ये एक्सिस से क्या रहता? ये एक्सिस से I mb इक्वल्स square टू by 12. mb²/12 रहता। क्यों? इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ रॉड ऑफ लेंथ b इन दैट डायरेक्शन। समझ गए? लेंथ b का रॉड जो है ना, आप ऐसा ड्रैग करें, ये लेंथ b का रॉड है ना, उसको
इसको अगर ऐसा ड्रैग करे तो उसका एक्सटेंशन है, तो इसका भी mb² by 12 ही आता। समझ गए? ये एक्सिस से क्या आता? ml² by 12। ml² by 12 आता। समझ गए? तो ये एक्सिस से क्या आता बोलो? ये एक्सिस से, ये एक्सिस से क्या आता? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो दोनों प्लेन में है, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। तो I इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? ml² plus b² by 6। m/12 इंटू l² प्लस b² लगा सकते हैं नहीं लगा सकते? ठीक है, क्लियर? इनफैक्ट अबाउट एनी एक्सिस, ठीक है छोड़ दो, अबाउट एनी एक्सिस थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे। स्क्वायर का देखेंगे अभी, स्क्वायर लैमिना। ये क्या है? ये क्या था? ये रेक्टेंगुलर लैमिना था। स्क्वायर लैमिना का देखेंगे। ये स्क्वायर लैमिना है, ठीक है। स्क्वायर लैमिना का बोलो क्या था? अबाउट दिस एक्सिस और दिस एक्सिस क्या था? सेम रहता। क्यों रहता सेम? दोनों भी सिमेट्रिक सिचुएशन है। तो क्या लिख सकते हैं? I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू ma² बाय 12। साइड ए है, समझो इसका साइड क्या है? ए है, तो वो भी ए रहता, ये भी ए रहता, तो आपको ma² बाय 12 आता। और अबाउट दिस एक्सिस क्या आता? ma² by 6। I3 इक्वल्स टू ma²/6। ma² by 6। and in fact about any axis that passes through the plane, any axis, not only these horizontal and vertical, any axis, ma² by 12 ही आता। क्यों? कौन से भी दो एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ कर लो, सिमेट्री रहती। ये एक्सिस जैसा रहता, दूसरा एक्सिस भी ऐसी रहता, तो सिमेट्री रहती। सिमेट्री रही तो दोनों इक्वल रहना, तो आप उल्टा लगा सकते परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो क्या आता? ये जो I3 है उसका हाफ हाफ आता उधर, तो I through any axis in the plane of the square lamina passing through its center is ma² by 12। समझ में आई बात? कौन सी भी एक्सिस ड्रॉ कर लो, ये एक्सिस ड्रॉ कर लो, सॉरी सेंटर से पास करना, ये एक्सिस ड्रॉ कर लो, या कौन से भी दो एक्सिस ड्रॉ कर लो, ये एक्सिस ड्रॉ कर लो, कौन से भी ड्रॉ कर लो, दोनों सिमेट्रिक रहते हैं और हाफ हाफ आता। किसका? I3 का हाफ आता। तो एनी एक्सिस इफ इट is lying in the plane of the square lamina is passing through the center, then उसका क्या आता? ma² by 12। क्लियर? अच्छा, ये क्या आता बोलो? ml²/3। ml² by 3 आता। समझ गए? ये एक्सिस से क्या आता? mb²/3। mb² by 3। क्लियर? क्यों? अगेन सेम थिंग, रॉड का ml² by 3 था, रॉड का एक्सटेंशन है वो। समझ गए? यहाँ पे रॉड का mb² by 3 था ऐसा, उधर जो है ना रॉड का एक्सटेंशन है।
क्लियर, समझ में आया? ओके, नो कभी कभी प्रॉब्लम्स में क्या देता, कंबाइन करके देता, एक बड़े स्फीयर में से छोटा स्फीयर निकाल लिए, एक बड़े स्फीयर में से छोटा स्फीयर निकाल लिए, एक कॉर्नर से निकाले, कल जो सेंटर ऑफ मास में करे थे ना वैसी, तो व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछता, तो क्या कर दे, सिंपल है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, अगर निकाल दिया तो सब्ट्रैक्ट कर दे सकते आप, समझ गए? मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। आपके पास सपोज एक डिस्क है, डिस्क ऑफ मास एम एंड रेडियस आर है, उसमें से जो है ना एक छोटा डिस्क निकाल दिए, यहाँ से निकाल दिया डिस्क, इसका मास क्या है, सॉरी इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस r/3 है, इसका रेडियस क्या है, r/3 रिमूव। What is the moment of inertia of rest of the disk from its center? सेंटर बोले तो क्या, इसका जो सर्कल का सेंटर है वहां से, समझ गए? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां से पूछ रहा, आई, ठीक है, यहां से पूछ रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, मैं खाली आई लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, आई क्या है बोल के पूछ रहा। तो ये कैसा करते हैं, सिंपल है, फुल डिस्क का क्या था, m r²/2, ठीक है, ओके बोलो, mr²/2 था, समझ गए? रिमूव का क्या है, आई रिमूव, आई रिमूव का क्या है बोलो, मास क्या है उसका, इसका मास क्या है, m/9, डू यू अग्री, m/9 है मास, ओके फाइन, इसका मास m/9 है ना, तो आई रिमूव का मास क्या लेते हैं, m/9 इंटू r/3 होल स्क्वायर इंटू हाफ। Now, but the problem is this is moment of inertia of the removed disk from its center. उसके सेंटर से है, मगर अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम द सेंटर ऑफ लार्जर डिस्क मालूम करना है, तो उसके लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करना पड़ता। और ये डिस्टेंस कितना आता भाई बोलो, ये डिस्टेंस, वी नीड टू फाइंड दिस डिस्टेंस ना, दिस डिस्टेंस, तो ये r-r/3 है, ये क्या है, r-r/3, क्यों है r-r/3, दिख रहा है देखो, ये टोटल r है, r में से r/3 निकाल लिए तो ये बचता कितना, 2r/3, क्लियर? तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने के लिए क्या करते हैं, मास लेते हैं उसका, m/9 है, अगेन ए क्या लेते, समझ गए, ये आई रिमूव है, तो आई रिमेनिंग क्या होता बोलो, आई रिमूव, तो क्या आता बोलो, mr²/2 माइनस, बोलो, हाफ इंटू m/9 इंटू r/3 होल स्क्वायर, माइनस करूं प्लस करूं, माइनस, क्योंकि वो ब्रैकेट में आता है ना, तो m/9 बोलो 2r/3 होल स्क्वायर, तो therefore I equals to mr² कॉमन आता ऑब्वियसली, हाफ माइनस, आई थिंक दिस इज 1/81 into 2, right? Yes, sir. Minus 4/1/8,
4/81 ना? Yes, sir. खत्म हो गया। तो ये पूरा ब्रैकेट में लेना पड़ता। बोलो क्या था माँ ये पूरा? 162 81 माइनस 9। 81 माइनस 9 क्या था? 72। हाँ 72/162 आता। 72/81 इंटू 2 आता। ये कैंसिल हो जाता। फोर बाई नाइन आ रहा। हाँ क्या आ रहा? क्या माँ इतनी देर कर रहे? 4/9. 4/9 आता। 4/9 mr² आता। क्या आता? 4/9 mr²। ये है आंसर। नीचे एलसीएम ले लो अम्मा। क्या है? 81 इंटू 2 एलसीएम है, राइट? तो यहाँ क्या आता? 81 आता। यहाँ पे 81 आता। यहाँ पे -1, यहाँ पे -8। 81 माइनस 9 72। 72 नीचे यही है एलसीएम। यही है आंसर। क्लियर? ऐसा जो है ना, स्पीयर में से स्पीयर निकालने का भी दे सकता। स्पीयर में से स्पीयर निकालने का दे सकता, या नहीं तो क्या दे सकता? एक नहीं, हाँ, सिलेंडर में से सिलेंडर और डिस्क में से डिस्क एक ही बात, ऑलमोस्ट सेम है। या नहीं तो एक स्क्वायर लैमिना देके उसमें 4 होल्स कर दिए, ऐसा भी देता। एक स्क्वायर लैमिना दे देता, उसमें से 4 डिस्क कट करके निकाल दिए। तो क्या करना? पहले स्क्वायर लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना, लिख लेना। -4 इंटू डिस्क का करना। डिस्क का कैसा करना? फ्रॉम दिस एक्सिस करना। समझ गए? तो बता दो, देखो तो ये डिस्क है, ये एक डिस्क है, ये 4 डिस्क निकाल लिए। किस में से निकाले? स्क्वायर में से निकाले। ये स्क्वायर था आपका। ओके, ये स्क्वायर में से निकाल लिए। स्क्वायर का मास दिया था m, स्क्वायर का मास m दिया था, उसमें से 4 डिस्क कट करके निकाल दिए। तो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस? दिस एक्सिस कैसा करते? जल्दी करो, 1 मिनट में करो जल्दी। क्या है अम्मा? इसका मास m है। किसका? ओरिजिनल। ऐसा करेंगे। इसका कुछ ले लेना। क्या ले लेना? एरियल मास डेंसिटी कुछ ले लेना। क्या लेते हैं? सिग्मा ले लो। समझ गए? लेट एरियल मास डेंसिटी बी सिग्मा। ठीक है? क्वेश्चन में दिया सिग्मा, नहीं दिया ना, हम लोग लिए ना, बट लास्ट में सिग्मा सब्स्टिट्यूट कर ले सकते हैं हम लोग। कैसा? सिग्मा इक्वल्स टू और सिग्मा इंटू, अच्छा
इसका साइड क्या होता स्क्वायर का? 4r होता। इसका साइड क्या होता? 4r होता ना, क्योंकि यहां से लेके यहां तक क्या है? r है। यहां से लेके यहां तक क्या है? r है। वैसे कितने r है टोटल? 4 रहते। तो दिख रहा होगा आपको, क्लियर है? हाँ, तो सिग्मा इक्वल्स टू बोलो 4r स्क्वायर, सिग्मा इंटू 4r स्क्वायर। तो व्हाट इज सिग्मा इक्वल्स टू? बोलो भाई। m बाय 4r स्क्वायर। ये लास्ट में सब्स्टिट्यूट कर ले सकते। ये क्या है? लास्ट में सब्स्टिट्यूट कर ले सर सकते। 16 आना है ना? क्या बोले? 4r को टोटल स्क्वायर कर रहे हो ना? हाँ, 4r स्क्वायर 16r स्क्वायर, राइट। 4r होल स्क्वायर। तो ये क्या था? 16r स्क्वायर, बराबर। ओके, अब क्या करते हैं बोलो? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर लिखो पहले, अबाउट दैट एक्सिस। स्क्वायर का क्या है? ml square by 6. फुल स्क्वायर ml स्क्वायर बाय 6। 6 ना अम्मा, अभी देखे ना, ml स्क्वायर बाय 6। 6। क्योंकि मतलब प्लेन से अगर पास कर रहा है एक्सिस तो ml स्क्वायर बाय 12 रहता। प्लेन से परपेंडिकुलर रहा तो ml स्क्वायर बाय 6 रहता। ठीक है, तो m को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? सिग्मा इंटू, तो आई फुल क्या आता? सिग्मा इंटू, बोलो भाई जल्दी। 16r square. एल की जगह क्या लेते? यहाँ तक क्लियर है? ओके, ये आई फुल यस क्लियर सर। है। अच्छा, आई रिमूव क्या है? आई रिमूव 4 टाइम्स, क्योंकि 4 सेम सिचुएशन में है तो 4 mr मल्टीप्लाई square करो। by 2. ठीक है, इंटू, बोलो बोलो भाई क्या है? एम आर स्क्वायर बाई 2 ना। तो एम Yes की sir. जगह क्या लेते हैं? सिग्मा पाई आर स्क्वायर। 4/3 पाई r। Pi r square. एम क्या है अम्मा देश का? सिग्मा इंटू उसका एरिया है ना। उसका एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर। ये Pi इसका r मास है। square. उसका रेडियस क्या है? आर है। तो आर स्क्वायर बाय 2 कर दिए तो 2. उसके उसके एक्सिस से उसके खुद के प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाए तो क्या आता? तो ये डिस्टेंस मालूम करना अपने को, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मालूम करो क्या है। कैसा मालूम करते? ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, राइट? ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो डिस्टेंस क्या आता सेंटर से? √2r। ये √2 आ रहा था। समझ में आई बात? ये √2 आ रहा था। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में भी वही लगाना, √2r। एम एम भी लिखना ना। एम क्या है जी? एम बाहर ले लेना था, ठीक है चलता। सिग्मा पाई आर स्क्वायर इंटू √2r होल स्क्वायर। समझ में आया? अब हो गया प्रॉब्लम। क्या है नेक्स्ट?
आई रिमूव क्या है? सिग्मा आर पावर 4 कॉमन ले लो, पाई भी कॉमन ले लो, क्या बचता? 4 इंटू 1/2 प्लस 2। क्लियर? तो आई रिमूव क्या है? Yes. सिग्मा आर पावर 4 बाई 3/2 आता, वो 3/2 इंटू 4 क्या आता? 3/2 इंटू 4 क्या? 3/2 इंटू 4 क्या कुछ डाउट है? सॉरी 5/2, 5/2 इंटू 4, हाँ 5/2 इंटू 4 क्या आता? 10 आता। अग्री? 10. अच्छा आई फुल क्या था? ऊपर देखो क्या है, सिग्मा इंटू आर पावर 4 कॉमन ले लो, ठीक है? 16 इंटू 16/6 आता, राइट? विच इज व्हाट? सिक्सटीन इंटू 8 क्या आता? 128। ओके, तो आंसर क्या? आई रिमेनिंग इक्वल्स टू आई फुल माइनस आई रिमूव। क्या है भाई बोलो? सिग्मा आर पावर 4 कॉमन ले लिया तो 128/3 माइनस 10 pi. 10 पाई। अब सिग्मा आर पावर 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, क्या है? सिग्मा को m/16 r² लिख सकते हैं, राइट? तो m/16 r² इंटू आर पावर 4 इंटू 128/3 माइनस 10 पाई। तो इसको कुछ लिख सकते हैं। तो क्या था आंसर? बोलो। m/² (48). कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको? कर सकते हैं, आई थिंक 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, m/² 64 माइनस 15/24। तो खैर ऐसा कर लेना प्रॉब्लम, ठीक है? अगर दिया तो क्या दिया तो? हाँ, कुछ भी दिया तो, कोई भी शेप दिया, कोई भी शेप में से कोई भी शेप कट करा दो, पर केयरफुल क्या रहना, जो पर्टिकुलर एक्सिस से फाइंड कर रहे हैं वही एक्सिस से जो रिमूव पार्ट है उसका पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के आप फाइंड करना पड़ता मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जनरली क्या है, सेंटर से निकाल के सब्ट्रैक्ट कर देते, नहीं करना, जो एक्सिस से निकाल रहे वही एक्सिस से आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना रहता। क्लियर? या नहीं तो थोड़े रॉड्स देता, कुछ भी शेप में रॉड्स दे के बोलता व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सम एक्सिस बोल के, एक बड़ा कुछ भी दे देता, ठीक है? कुछ भी दे देता भाई। अच्छा, हाँ, तो छोटे छोटे रॉड्स बना के जो है ना आपको फाइंड करना पड़ता, क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है? क्लियर? ओके, नाउ देयर इज वन मोर टॉपिक इन दिस चैप्टर कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कब देखे थे? कोलिजन्स में देखे थे। कब था वो? जब एक्सटर्नल फोर्स 0 था, राइट? यहाँ पे जब एक्सटर्नल टॉर्क 0 रहता
जब कंजर्वेशन इज सॉरी मोमेंटम इज कंजर्व, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज वैलिड कब? व्हेन एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो। एक्सटर्नल टॉर्क अगर नॉन जीरो रहा तो मोमेंटम कंजर्व नहीं होता। समझ गए? क्लियर? तो बट देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। ट्रांसलेशन में कोई चीज का मास नहीं बदलता, अगर शेप बदला तो बॉडी का कोई भी रहने दो, स्फेरिकल रहने दो, क्यूबिकल रहने दो, सिलेंड्रिकल रहने दो, अगर शेप चेंज हुआ तो उसका मास बदलता नहीं बदलता? अपना मास बदल सकता बैठे बैठे, हाँ, एक महीने के बाद नहीं, एक साल के बाद नहीं, अब बैठे बैठे अभी 5 मिनट में मास बदला बोले तो बदला सकते, नहीं बदला सकते ना? क्लियर? बट अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदला ले सकते अपन। समझ गए? हाथ अगर दूर करे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आवर एक्सिस जो भी है अपने स्पाइनल कॉर्ड से पास कर रही है, ठीक है? क्या है? बढ़ जाता। हाथ करीब करे तो क्या हो जाता? कम हो जाता। क्लियर? तो अगर इफ ऑब्जेक्ट्स कैन चेंज शेप, देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आल्सो चेंजेस। समझ गए? कौन चेंज करते हैं शेप ऑब्जेक्ट? कौन चेंज करते? नहीं भाई, रियल वर्ल्ड में कौन चेंज करते हैं शेप? लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं, कैसे ना? समझ गए? बेंच शेप चेंज करता नहीं करता, मशीन्स कर सकते होंगे, ठीक है, मगर जनरली लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते? शेप चेंज करते। और शेप चेंज हुआ तो क्या होता? मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज होता। तो आप लोगों को तो मालूम होगा, बचपन से देख रहे फिजिक्स की टेक्स्ट बुक में, इसका बेस्ट एग्जाम्पल किसका है? आइस स्केटिंग का देता। समझ गए? आइस स्केटिंग पे रोटेट करता, पहले थोड़ा टॉर्क लगा लेके आइस पे, फिर रोटेशन आने के बाद ठहर जाता। किस पे ठहर जाता? जो आइस स्केटिंग का जो फ्री रोटेशन का रहता उस पर ठहर जाता। मालूम ना आइस स्केटिंग कैसा रहता? थोड़ी जगह शार्प रहता और सामने क्या रहता? ऐसा क्या बोलते, ब्लंट हो जाता आइस स्केटिंग का ब्लेड। तो जब भी मूव करना है तो वो ब्लेड से आइस में स्टिक करके, वो क्योंकि ब्लेड चुभ जाती ना आइस में, पुश करते वो, ठीक है, कट करके एक ग्रूव मार के आइस में मूव करते। और जब भी स्लाइड करना है क्या करते? थोड़ा आ जाते हैं इस पे, समझ गए? हील पे आ जाते या नहीं तो टो पे आ जाते। टो पे आ गए तो वहाँ पे स्मूथ रहता, वहाँ पे जो है ना अच्छा स्लाइड करते, फ्रिक्शन नहीं रहता। तो पहले ब्लेड से थोड़ा रोटेशन करता हूँ, ठीक है, टॉर्क लगाता, टॉर्क लगाने के बाद क्या करता? अपने हील पे सॉरी अपने टो पे जो है ना ठहर जाता, तो रोटेट होते रहता। अब रोटेट कैसा रोटेट करता हूँ? हाथ दूर करके रोटेट करता, राइट? he will put his hands away and he will start rotating। बाद में क्या करता? हैंड्स क्लोज कर लेता, क्लोज कर लिया तो स्पीड बढ़ जाती, बहुत फास्ट हो जाती। समझ गए? बचपन में खेलते थे भी होंगे, पार्क में एक झूला रहता गोल फिरने का, ठीक है, तो पूरे जो है ना पहले पुश करते झूले को, फिर बीच बाद में बीच में आ जाते, बीच में आ गए तो स्पीड बढ़ जाती। समझ गए? वो ठहर के फिरने वाला। तो सेम थिंग हियर ऑल्सो। तो क्या है? I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 बोलते, क्या क्या बोलते हैं? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, मोमेंटम लीनियर ट्रांसलेटरी मोशन में क्या है? mv है, p इक्वल टू, तो ट्रांसलेटरी मोशन में क्या है? p इक्वल्स टू mv। m क्या है? मास है, v क्या है? लीनियर वेलोसिटी है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता? L इक्वल्स टू आई ओमेगा होता। क्या होता? आई ओमेगा। रिजिड बॉडीज का, रिजिड बॉडीज का क्या होता? आई ओमेगा। आई क्यों लिखा? m का एनालॉगस आई है, v का एनालॉगस ओमेगा है, आई ओमेगा है। तो ये फॉर रिजिड बॉडीज है। किसके लिए है ये? रिजिड बॉडी। अगर पार्टिकल के लिए लिखना है बाद में लिखूंगा। ये क्या है? एंगुलर मोमेंटम L से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है? लीनियर मोमेंटम है।
क्लियर? नाउ अगर पार्टिकल के लिए लिखना है लीनियर एंगुलर मोमेंटम, कैसा लिखते हैं पार्टिकल के लिए? पार्टिकल ऑफ मास m, its velocity v bar, angular momentum about origin is, बोलो, L equals to m into r cross v, where r is what? Position vector. Position vector किसका? वो पार्टिकल का, वो पार्टिकल का। समझ में आया? अच्छा, इज L ए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। तो L इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा है, ओमेगा भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, आई स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर इंटू वेक्टर, वेक्टर होता। और एक बात, इसको कौन से वेक्टर्स बोलते हैं? ये जो ओमेगा है, एल है, कौन से वेक्टर्स बोलते हैं? एक्सियल वेक्टर्स बोलते हैं और सूडो वेक्टर्स बोलते हैं। क्यों? इनका डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से देते हैं, इसका कोई रियल डायरेक्शन नहीं रहता, इसलिए इन लोगों को क्या बोलते हैं? सूडो वेक्टर्स बोलते हैं। अच्छा, अगर ये दो कंपेयर करें, ये दो फॉर्मूले, ओमेगा इज इक्वल टू क्या आता? खैर एनीवे, बात देखेंगे वो। तो एल इज एम इंटू आर क्रॉस वी है। अगर आपको शॉर्टकट चाहिए एंगुलर मोमेंटम फाइंड करने का, तो लाइन ऑफ वेलोसिटी ले लेना, लाइन ऑफ वेलोसिटी ले लेके वो लाइन ऑफ वेलोसिटी से एक्सिस ऑफ अबाउट विच यू आर फाइंडिंग एंगुलर मोमेंटम का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना। समझ में आई बात? देखो, सपोज एक पार्टिकल है, इसका मास क्या है? m है, इसकी वेलोसिटी इधर है v, ये v बार है, ठीक है। नाउ अबाउट दिस पॉइंट यू विश टू फाइंड एंगुलर मोमेंटम। अबाउट दिस पॉइंट यू विश टू फाइंड एंगुलर मोमेंटम, ये है ऑरिजिन। तो क्या करते, ये लाइन ऑफ वेलोसिटी है, ये लाइन ऑफ वेलोसिटी है, लाइन ऑफ वेलोसिटी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं वो पॉइंट का। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आता? ये आता। समझ में आया? तो दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेट अस कॉल इट कैपिटल आर। तो इसका क्या बोलते हैं, एल क्या आता? वी, नहीं खाली बोलो, एल की मैग्नीट्यूड क्या आती है? वी आर एम। समझ में आया? एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। प्रोजेक्टाइल के लिए हाईएस्ट पॉइंट पे क्या रहता? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, अबाउट पॉइंट ऑफ, अच्छा इसका डायरेक्शन क्या रहता बोलो? इसका डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन और इनटू द प्लेन। आर का वेक्टर ये है, आर का वेक्टर ये है, आर का देखो, तो मैं बताता हूँ, देखो आर का डायरेक्शन इधर है, दिख रहा? आर का डायरेक्शन किधर है? इधर है, क्योंकि ऑरिजिन से उधर है पार्टिकल, ठीक है। वी का डायरेक्शन किधर है? इधर है, ठीक है। ये आर का डायरेक्शन है और ये वी का डायरेक्शन है।
आर क्रॉस वी है, वी क्रॉस आर है, आर क्रॉस वी, तो इनटू द प्लेन आता, आउट ऑफ द प्लेन आता, इनटू द प्लेन आता, समझ गए? Into the plane. अगर डायरेक्शन पूछा तो। अच्छा बोलो भाई, प्रोजेक्टाइल, फॉर ए प्रोजेक्टाइल with u and theta, angular momentum at the instant the particle is at its highest point. कैसा फाइंड करते हैं? इसका मास m है, तो m तो m है, v हाईएस्ट पॉइंट पे क्या रहता? u cos theta रहता. What will be the perpendicular distance from the line of velocity to the, अच्छा मैं बोला इसने अबाउट क्या बोल के, अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. अच्छा, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहता है लाइन ऑफ वेलोसिटी से? उसकी height मैक्सिमम हाइट रहती है, उसकी मैक्सिमम हाइट. तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है? u square sin square theta by 2g. तो यही है आंसर आपका, समझ में आया? अगर क्रॉस प्रोडक्ट भी निकाले तो यही आता, क्रॉस प्रोडक्ट भी निकाले तो यही आता. क्रॉस प्रोडक्ट क्या है? इसका मैग्नीट्यूड इंटू उसका मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा. साइन थीटा भी क्या आता? वो हाइपोटेन्यूज इंटू साइन थीटा, मैक्सिमम हाइट ही आती. तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट अगेन एंड अगेन, ये एक शॉर्टकट है जो आप यूज कर सकते. क्लियर? ओके. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ net external torque, angular momentum is conserved. I1 omega 1 equals to अब यहाँ पे दो वैरायटी के रहते प्रॉब्लम. पहला वैरायटी क्या है? बॉडी एक ही है, बॉडी शेप चेंज कर दी तो क्या होता? ओमेगा भी चेंज होता. क्यों? आई भी चेंज हो रहा. आई कम हुआ तो ओमेगा बढ़ता, आई बढ़ गया तो ओमेगा कम होता. समझ में आया? दूसरा क्या है? एक डिस्क रोटेट कर रही, उसके ऊपर और एक डिस्क रख रहे आप, तो स्टार्टिंग में फ्रिक्शन रहता. क्या रहता? स्टार्टिंग में फ्रिक्शन रहता. तो पहले स्लाइडिंग होती, थोड़ी हीट जनरेट होती, थोड़ी देर के बाद दोनों एक साथ रोटेट करते. समझ गए? इट इज जस्ट लाइक परफेक्टली इनएलास्टिक कोलिजन. वहां पे भी एनर्जी कंजर्व नहीं होती, यहाँ पे भी एनर्जी कंजर्व नहीं होती. वहां पे मोमेंटम कंजर्व होता, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता. समझ में आ? फॉर एग्जांपल एक डिस्क रोटेट हो रही थी, इसका मास m था, रेडियस r था. मास m था, रेडियस r था. टिश्यू पेपर है क्या? कौन सा भी रफ, ये पेपर थोड़ा रफ बुक का पेपर रहता है. नहीं वैसा नहीं, स्मूथ नहीं, थोड़ा सॉफ्ट आता. देखो रफ बुक का. हाँ बोलो, वो जरा पास करो. एक डिस्क है, डिस्क का रेडियस r है, मास m है. ठीक है, बोलो. रेडियस r, मास है. इनिशियली as omega naught about its principal axis. ठीक है. another disk of r/2 and same thickness
and material is placed on it. Eventually, both rotate together. समझ में आप? पहले थोड़ा स्लाइडिंग होता, बाद में क्या होता, दोनों एक साथ रोटेट करते. What is the common final? What is the final? ओमेगा. किसका फाइनल ओमेगा? किसका? दोनों का सेम रहता. तो कैसा करते? पहले इनिशियल आई क्या लेते पहले वाले का? एम आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा नॉट इक्वल्स टू, बाद में दोनों एक साथ मूव हो रहे ना, तो क्या आता? एम आर स्क्वायर बाई 2 तो पहले वाले का रहता, दूसरे वाले का क्या रहता? एम बाई 4 होता उसका मास. क्यों? रेडियस हाफ है, सेम मटेरियल सेम थिकनेस का है, तो ऑब्वियसली एरिया 1/4 रहता, तो मास भी 1/4 रहता. तो क्या होता? एम बाई 4 आर बाई 2 होल स्क्वायर इंटू हाफ. समझ में आई बात? ये दो अलग अलग है. हाफ, उसका मास क्या है दूसरे वाले का? एम बाई 4, और रेडियस क्या है? आर बाई 2. वो पूरा किससे मल्टीप्लाई करना? ओमेगा, जो फाइंड करना है. ओमेगा क्या आता बोलो? एम आर स्क्वायर कॉमन है, कैंसिल हो जाता, ओमेगा नॉट बाई 2 बच गया यहाँ पे, इक्वल्स टू ओमेगा इंटू हाफ प्लस 1/32 शायद, राइट? Yes. तो क्या आता बोलो? सेवेंटीन. ओमेगा आ गया, क्या है? ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट 16/70. So this is 17. exactly like perfectly inelastic collision. एनर्जी कंजर्व नहीं होती ऑब्वियसली, क्यों? फ्रिक्शन रहता, हीट जनरेट होती, बट एंगुलर मोमेंटम जनरेट होता. क्यों? इन दोनों के बीच में जो टॉर्क लग रहा है एक दूसरे पे, वो इंटरनल है. स्मॉलर डिस्क इज अप्लाइंग ऑन लार्जर डिस्क, लार्जर डिस्क इज अप्लाइंग ऑन स्मॉलर डिस्क. नेट एक्सटर्नल टॉर्क तो जीरो रहता. समझ में आया? क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट. देयर इज वन टॉपिक कॉल्ड रोलिंग. क्या हुआ? टाइम क्या हुआ? अब स्टार्ट करा मैं 2:45 को करा. कल फ्राइडे है. ओके ठीक है, मैं कल, रोलिंग बड़ा है बहुत, तो मैं कल रोलिंग कवर करता हूँ. परसों जो है ना ऐसे सैटरडे. क्लियर? ओके ठीक है. एनीवे थोड़ा मैं बता देता हूँ रोलिंग का, कल कंटिन्यू करेंगे. अच्छा, रोलिंग में फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या रहता? नोट्स नहीं दिया, अपलोड नहीं करा, मैं कर देता हूँ. हाँ, अच्छा, रोलिंग में फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या रहता? रोलिंग में फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या रहता? अगर एक व्हील प्योर रोलिंग में है, किसमें है? प्योर रोलिंग में, तो उसका डायरेक्शन क्या रहता? सपोज ये प्योर रोलिंग में है. प्योर रोलिंग बोले तो क्या? स्किडिंग नहीं है, स्किडिंग भी नहीं है, बर्नआउट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, प्योर रोलिंग है. तो प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या रहता? फ्रिक्शन किधर ऐड करता? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे. फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या रहता?
भूल गए अम्मा पूरा? प्योर रोलिंग में क्या है मालूम? कंडीशन v इक्वल टू आर ओमेगा है। क्या है इसका? v जो सामने जो v रहता और इसका जो ओमेगा रहता, ये ओमेगा है। तो v और ओमेगा में कनेक्शन क्या है? v इक्वल्स टू आर ओमेगा है। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट जो रहता ना, रेस्ट पे रहता हमेशा। बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या रहता? रेस्ट पे रहता। क्यों? क्योंकि ट्रांसलेशन की वजह से उसकी वेलोसिटी राइट की तरफ है v, बट रोटेशन की वजह से लेफ्ट पे है। कितनी है? आर ओमेगा। बट v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो v और आर ओमेगा कैंसिल हो जाते हैं, तो रेस्ट पे रहता। कौन रहता रेस्ट पे? बॉटम मोस्ट पॉइंट। तो प्योर रोलिंग पे एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन इज जीरो। कब मालूम? जब वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रोल कर रहा, जब वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रोल कर रहा। मैं एक बात बोलता हूँ, अगर ये रोलिंग जो हो रहा व्हील, उसको स्पेस में लेके चले गए, स्पेस में लेके चले गए, तो नीचे का जो पॉइंट रहता ना, हमेशा रेस्ट पे रहता। नीचे का जो पॉइंट रहता हमेशा रेस्ट पे रहता। उस पे आप एक सरफेस लगा दो या निकाल दो, उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? Imagine this wheel rotating in space such that v of center of mass is equal to r omega। तो ये व्हील को अगर आप कोई सरफेस चिपका दिए लाके, फर्क नहीं पड़ता उसको। पड़ता? नहीं पड़ता, क्योंकि अगर उधर लग भी रहा तो वो रेस्ट पे ही रहता, नहीं लग रहा तो भी रेस्ट पे ही रहता। तो ये ऐसे रोटेट करते रहता। इमेजिन ए गेयर रोटेटिंग। गेयर बोले तो मालूम ना, साइकिल का जो चेन जिस पे बैठती, उसका जो गियर रहता, वो गियर जो है ना रोटेट भी कर रहा, आगे भी जा रहा। ठीक है? आप नीचे से उसको स्टेशनरी चेन ला के लगाओ या निकालो, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों? जो नीचे का जो स्पोक रहता उसका, और जो भी रहता टीथ रहता नीचे का, वो रेस्ट पे रहता हमेशा। समझ में आई बात? और सर आपकी आवाज नहीं आ रही। देखो माँ, अगर ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जा रहा प्योर रोलिंग से, v कांस्टेंट है, a जीरो रहता ना, तो इट इज नाइदर एक्सेलरेटिंग और रिटार्डिंग। समझ गए? इसका मतलब इस व्हील पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स क्या रहना? जीरो। ओनली हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट एक्ट्स ऑन व्हील इज व्हाट? फ्रिक्शनल फोर्स। ये पूरे थियोरेटिकल चीजें हैं अम्मा, समझना ही, प्रॉब्लम्स नहीं है, थियोरेटिकल चीजें हैं। एग्जाम में पूछा भी तो डायरेक्ट पूछता। समझ गए? एक स्टेटमेंट देके 4 ऑप्शन देता। और ये चीज़ें जो है ना समझ में आए तो एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल है। रीजन, टाइम नहीं लगता, खाली देख के आंसर करना रहता। प्रॉब्लम बोले तो करना पड़ता ना। ठीक है? क्लियर? ओके, समझ में आई बात? अच्छा, सपोज कोई व्हील जो है ना इंक्लाइन प्लेन पे है, 2 ऑप्शंस रहते हैं उसके पास, एक अप द इंक्लाइन प्लेन जा रहा है या डाउन द इंक्लाइन प्लेन आ रहा। नहीं नहीं नहीं, अगर अप द इंक्लाइन प्लेन अप द इंक्लाइन प्लेन जा रहा, तो रिटार्ड होता है एक्सेलरेट होता? रिटार्ड होता। ऐसा व्हील फेंक दिए इंक्लाइन प्लेन पे, तो क्या और तेज होता ऊपर जाते जाते? नहीं, आहिस्ता हो जाता, रिटार्ड होता। जब अप द इंक्लाइन प्लेन जा रहा, रिटार्ड हो रहा, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या रहता? डाउन द इंक्लाइन अपवर्ड। प्लेन। नहीं, डाउन द इंक्लाइन प्लेन। क्यों? रिटार्ड हो रहा। कौन कौन रिटार्ड कर रहे हैं उसको? ग्रेविटी रिटार्ड कर रहा होगा। फ्रिक्शनल फोर्स। मैं बताता हूँ, ठहरो, थोड़ा गौर से सुनना अम्मा। ये इंक्लाइन प्लेन है, ये इंक्लाइन प्लेन है, इसके ऊपर व्हील है। ऐसा व्हील जा रहा। ठीक है? क्लियर? ये व्हील जा रहा, किस पे जा रहा? इंक्लाइन प्लेन पे जा रहा। आप लोग बोल सकते हैं इसका स्लो होने का रीजन क्या है? ग्रेविटी स्लो कर रही बोल के बोल सकते। क्यों? ग्रेविटी का एक कंपोनेंट इस पे लगता,
ये mg लग रहा, ये क्या लग रहा, mg नीचे लग रहा। थोड़ा गौर से सुनो अम्मा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, कॉमन सेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर बनो या कुछ भी बनो, लॉजिक तो रहना पड़ता ना। हाँ, इसका ये कंपोनेंट कितना रहता, जी साइन थीटा। mg sin थीटा। ये क्या है, mg है, और ये क्या रहता, mg cos थीटा। cos थीटा रहता, ये cos थीटा थीटा। है। सर आप म्यूट हो गए। mg sin थीटा क्या करता, लीनियर वेलोसिटी कम करता या एंगुलर वेलोसिटी कम करता, लीनियर वेलोसिटी कम करता। mg sin थीटा क्या कम करता, लीनियर वेलोसिटी कम करता। mg sin थीटा एंगुलर वेलोसिटी कम कर सकता, नहीं कर सकता। रीजन क्या है, सेंटर से पास कर रहा तो टॉर्क जीरो है, टॉर्क के लिए क्या है, सेंटर ऑफ मास से कुछ डिस्टेंस पे लगाना पड़ता फोर्स। तो नो, ग्रेविटी कैन नॉट रिड्यूस द एंगुलर स्पीड। अच्छा, v इक्वल टू आर ओमेगा ना प्योर रोलिंग के लिए, प्योर रोलिंग के लिए v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अगर v इज डिक्रीजिंग, इफ v इज डिक्रीजिंग to maintain pure rolling, pure rolling क्या, ओमेगा मस्ट डिक्रीज। समझ में आया, v को डिक्रीज कौन कर रहा, mg sin थीटा डिक्रीज कर रहा, बट mg sin थीटा इज इनकेपेबल ऑफ डिक्रीजिंग व्हाट, ओमेगा। हु कैन डिक्रीज ओमेगा, फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन इज द ओनली फोर्स दैट कैन अप्लाई टॉर्क। समझ गए, तो फ्रिक्शन कौन से डायरेक्शन में लगना, अब रोल कैसा कर रहा था पहले, रोल ऐसा कर रहा था, तो फ्रिक्शन कौन से डायरेक्शन में लगना, ये डायरेक्शन में लगना, ये डायरेक्शन में लगना। समझ में आई बात, क्या बोले, देखो मैं रोल कर रहा था, वो जो पिंक डायरेक्शन है ओमेगा का डायरेक्शन है, पिंक जो डायरेक्शन है ओमेगा का डायरेक्शन है ना। फिर ये बोलो ओमेगा इंक्रीज करना है डिक्रीज करना है, डिक्रीज करना है। ओमेगा का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो टॉर्क क्लॉकवाइज लगना है एंटी क्लॉकवाइज लगना, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर रहना, अप द इंक्लाइंड प्लेन, दिख रहा। अगर क्लॉकवाइज लगा तो और भी इंक्रीज होता ना, समझ गए। तो फ्रिक्शन क्या रहना, अप द इंक्लाइंड प्लेन रहना। कब, व्हेन व्हील इज गोइंग अप। अगर व्हील नीचे आ रहा, सपोज व्हील नीचे आ रहा, व्हील क्या कर रहा है, नीचे आ रहा, राइट। तो व्हील नीचे आ रहा तो ओमेगा का डायरेक्शन किधर रहता, इधर रहता। एंटी ये बोलो, और v का डायरेक्शन क्या रहता, नीचे रहता। v इंक्रीज होती डिक्रीज होती, तो mg sin थीटा increases v for pure rolling, v equals to r omega, therefore omega must also increase, बट ओमेगा इंक्रीज करने के लिए फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर रहना, क्लॉकवाइज ही रहना ना। क्लॉकवाइज मतलब फ्रिक्शन का डायरेक्शन अप द इंक्लाइंड प्लेन है ना, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन है, अप द इंक्लाइंड प्लेन। So it doesn't matter whether the wheel is going up the inclined plane or it is coming down the inclined plane. Friction is always up the inclined plane. Friction is always up the inclined plane. Horizontal में
देयर इज नो अप द इंक्लाइंड प्लेन, इस वास्ते फ्रिक्शन क्या रहता, 0 रहता। समझ गए? तो ये चीज़ें अच्छा समझना और अच्छा दिमाग में रखना, ठीक है? ये कब है, प्योर रोलिंग के लिए। अगर फ्रिक्शन नहीं है समझो क्या होता, जैसा पहले रोटेट कर रहा था वैसे ही रोटेट करते रहता, स्लो होता अप द इंक्लाइंड प्लेन, फास्ट होता डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, बट जो रोलिंग रहती वो, सॉरी जो रोटेशन रहता वो अनडिस्टर्ब रहता। कब? अगर स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पे आप कोई चीज़ को रोल करके फेंके। समझ गया? क्लियर? तो कल थोड़े प्रॉब्लम्स कराता हूँ मैं, कौन से, अगर किसी को प्योर ट्रांसलेशन दे दिए तो थोड़ी देर के बाद प्योर रोलिंग एक्वायर करा तो फाइनल वेलोसिटी क्या आती, अगर किसी को प्योर रोटेशन देके जमीन पे छोड़ दिए तो स्लोली क्या करता, प्योर रोलिंग एक्वायर करता थोड़ी देर के बाद, तो उसका क्या आता, वो प्रॉब्लम्स कर लेंगे। थोड़ा डिफिकल्ट रहते हो, डिफिकल्ट क्या रहते मालूम कुछ भी नहीं, प्लस माइनस का कंफ्यूजन रहता, अगर प्लस माइनस बराबर ले लिए तो कर सकते हैं, वो कल कर दो, ठीक है? रोलिंग अभी यहाँ तक देख लो, एक बार मैं शेयर कर दूँगा। ये थोड़ा बहुत ही क्रिटिकल चैप्टर है, ये चैप्टर में खासकर रोलिंग की जो टॉपिक है ना, बहुत क्रिटिकल सोच के समझना पड़ता हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर लेता कौन भी, समझे? ज़्यादा दिमाग की जरूरत नहीं है मोमेंट ऑफ इनर्शिया करने, कोई भी कर लेता, फॉर्मूले रहते लगाने का रहता। रोलिंग का थोड़ा माइंड जो है ना स्ट्रेस करके समझना पड़ता। ऑनेस्टली मेरे को भी जब मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा था इंटर में, मेरे को भी समझ में नहीं आया, बहुत टाइम लगा रोलिंग का समझने के लिए, ठीक है? तो थोड़ा अच्छा केयरफुली करो, नेगेटिव मार्क्स बहुत जाते हैं रोलिंग में, ठीक है? वो रिकॉर्डिंग स्टॉप करो।